दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। उर्मिलेश ऑफिशियल के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दुनिया में इस वक्त तेल और ऊर्जा का जो गहरा संकट पैदा हो गया है, इसके लिए बहुत सारे देश आलोचना कर रहे हैं इजराइल की। अमेरिका भी परेशान, पहली बार नजर आया उसके राष्ट्रपति ने कहा कि हमसे तो पूछा ही नहीं था इजराइल ने। जिस तरह उन्होंने ईरान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशाल गैस के फील्ड पे हमला किया। फ्रांस के राष्ट्रपति भी लगातार बयान दे रहे हैं, लेकिन उनके बयान पर ईरान के विदेश मंत्री का बयान बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई अब तक तो आप बोलते नहीं, अब तक तो आप जो इजराइल कर रहा था, अमेरिका जो कर रहा था उस पर कुछ भी नहीं बोल रहे थे। अब जब इजराइल ने जिस तरह गैस के उनके भंडार पर, उनके फील्ड पर हमला किया, तबाह किया, उसका अगर जवाबी कार्रवाई उसने कतर या बहरीन में की तो आप बहुत परेशान हो गए। जबकि ईरान ने तो पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अगर ऐसा नहीं रुका तो वो जरूर करेगा। तो ऐसे दौर में ये पूरा युद्ध जो है, जो शुरुआत जिसकी की गई थी कि हम रिजीम चेंज करेंगे ईरान में, हम राजा बनाएंगे अपनी पसंद का, फिर कहा गया कि नहीं, उनके पास न्यूक्लियर बम है, हम उसको तबाह करेंगे। जैसे एक जमाने में इराक में कहा गया था कि सद्दाम हुसैन के पास रासायनिक हथियार है, उसके लिए हम हमला कर रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि नहीं साहब, ये तो तेल की लड़ाई है। बहुत सारे दुनिया के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, इंक्लूडिंग अमेरिका में बैठे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। और तीसरी तरफ जो केंट जैसे अमेरिका के धुर राइट विंगर और डोनाल्ड ट्रंप के विश्वास पात्र डायरेक्टर काउंटर, जो जो टेररिज्म के निरोध के लिए जो बना हुआ सेंटर है, उसके चीफ, वो ये कह रहे हैं कि इस तरह की युद्ध की कोई जरूरत ही नहीं थी और ये गलत कार्रवाई है, ईरान से कोई खतरा अमेरिका को नहीं था। तो ये बहुत सारे पहलू इस वॉर के, इस युद्ध के दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका और इजराइल जिस तरह चुन चुनकर ईरान के बड़े नेताओं की नृशंस हत्याएं कर रहा है, वह इस युद्ध का एक विचित्र पहलू है जो पहले कम देखा गया है। हम इस सारे प्रसंगों को लेकर हमने सोचा कि क्यों न आज तेहरान में बैठे हुए किसी विशेषज्ञ से बात की जाए, जो सभी पहलुओं को न सिर्फ समझ रहे हैं, देख रहे हैं, बल्कि उसको आर्टिकुलेट भी कर सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए, हिंदी के जो श्रोता हैं और जो दर्शक हैं उनके लिए। आज बहुत बहुत स्वागत है आपका जमीर अब्बास जाफरी साहब। प्रोफेसर अब्बास जाफरी तेहरान के यूनिवर्सिटी में, वहाँ का एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, उसमें मीडिया और इस्लाम के प्रोफेसर हैं। साथ साथ इन दिनों, पिछले काफी दिनों से भारतीय मीडिया में भी वो लगातार ईरान पर, अमेरिका और इजराइल के हमले पर कमेंट्री कर रहे हैं, अपनी टिप्पणियां दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। शुक्रिया, बहुत बहुत। तमाम आपके व्यूअर्स को आदाब अर्ज करते हैं और उम्मीद करते हैं जहां पर होंगे इंशाअल्लाह खुशहाल होंगे और उनके लिए दुआगू हैं। या जमीर अब्बास जाफरी साहब, सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि आज की स्थिति, जिस समय हम आपसे बात कर रहे हैं, ईरान में क्या सोचा जा रहा है? ईरान के समाज के अलावा ईरान के जो हुक्मरान हैं, जो वहां पर सत्ता का संचालन इस वक्त कर रहे हैं तमाम मुसीबतों में, ये ठीक है कि कुछ देश उनको इनडायरेक्टली या पर्दे के पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो युद्ध का विरोध तो हो रहा है, लेकिन ईरान का समर्थन नहीं हो रहा है। कैसे देखते हैं आप इस पहलू को? देखें, सबसे पहली बात यह है कि अमेरिका इस जंग में बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है। अब ये गले की हड्डी है जिसको ना वो निगल सकता है, ना जिसको उगल सकता है। अमेरिका की हालत इस जंग में इतनी खराब हो चुकी है कि जैसा कि आपने कहा कि अमेरिका के अंदर ही जो उनके राइट विंग सपोर्टर्स हैं, उनके अंदर एक बहुत बड़ी तादाद इस जंग की मुखालिफ है।
और जो कैंट का आपने शुरुआत में मेंशन किया, तो उन्होंने चार्ली कर्क का जो कत्ल हुआ था उसके हवाले से उन्होंने कल एक इंटरव्यू में बताया कि चार्ली कर्क को उसको इसलिए मारा गया था बिकॉज उसने मुझसे कहा था कि ईरान से जंग होने वाली है और हम लोगों को ये जंग रोकना चाहिए। यानी तो अमेरिका की हालत इस जंग में बहुत खराब है। होर्मुज को ये क्लेम करके आए थे, मैं एक एक करके आपके सामने, होर्मुज को इन्होंने क्लेम करके आए थे कि भाई हमने लाया है अब्राहम लिंकन, और अब्राहम लिंकन जो है उसके अंदर ये होता है और वो होता है और वो होता है। जब ईरान की 4 मिसाइल गिरी तो 1700 किलोमीटर इस वक्त ईरान से दूर चला गया, 1700 किलोमीटर। चाइनीज जो सर्वेलेंस और सैटेलाइट इमेजेस वो बता रही है इस वक्त 1700 किलोमीटर दूर है। जेरार्ड फोर्ड उन लोग ने लेके आए थे, तो जेरार्ड फोर्ड से वो चाह रहे थे कि हम डराएंगे ईरान को। जेरार्ड फोर्ड में खुद आग लग गई, उनके पेंटागन ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि वो तकरीबन डिसफंक्शनल हो गया। एक तरफ से इनकी ये हालत है, जमीन पर इनकी ये हालत है कि जितने इनके अमेरिकन एयरबेसेस हैं पूरे वेस्ट एशिया में, वो तमाम एयरबेसेस तकरीबन इन लोगों के डिसफंक्शनल हो गए। इनके हजारों सिपाही इस वक्त होटल्स में हैं, भागे हुए। ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज, होर्मुज के बंद होने के बाद पूरी दुनिया के अंदर जो हुआ, सबसे पहले अमेरिका ने कहा कि भाई हम 170 मिलियन बैरल ऑयल जो है वो पंप करेंगे मार्केट में, ऑयल के प्राइस को कंट्रोल करने के लिए। फिर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कहा कि हम 400 मिलियन बैरल पब्लिक में पंप करेंगे। रिजल्ट क्या हुआ कि कुछ नहीं हुआ। रिजल्ट ये हुआ कि 106 107 पर डॉलर पर बैरल ऑयल है। तो ईरान इस वक्त की जो स्थिति है, ईरान की बहुत मजबूत है, अमेरिका की बहुत कमजोर है। ईरान की आवाम में क्या फीलिंग है, मैं आपके दर्शकों के लिए, दिन है जंग का, हर रोज रात को लाखों की तादाद में लोग रास्ते पे आते हैं। आपको लगेगा कोई फेस्टिवल हो रहा है, पानी बंटता है, चाय बंटती है, लोग ईरान का परचम लेके जाते हैं, कार रैलीज निकलती है। लोगों में जो जोश है वो ये है कि हमारे लीडर को शहीद कर दिया, बगैर उसका बदला लिए ये जंग रुकनी नहीं चाहिए। ये बिल्कुल क्लियर है लोगों के अंदर। जो नारा लग रहा है वो नारा क्या है? न साजिश न तस्लीम न बर्द अमरीका। यानी हम नहीं चाहते कि कोई एक ऐसा पैक्ट हो जाए और बात खत्म हो जाए, ये ना हम तस्लीम होंगे। हमारी सिर्फ एक ख्वाहिश है कि अमरीका को उनकी औकात याद दिलाई जाए। या दूसरी जगह नारा लगता है कि मां मिल्लत हुसैन जिल्लत ने भी पजीरी, यानी हम लोग इमाम हुसैन के चाहने वाले कभी भी जालिम के सामने सर झुकाएंगे नहीं। तो ईरान में जो इस वक्त माहौल है वो बहुत ही स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ का है। और अमेरिका और इजराइल में जो इस वक्त हालत है बहुत ही वीकनेस की है। और ये जंग बहुत जल्दी आप देखेंगे कि अमेरिका एग्जिट कर लेगा इस जंग से और इजराइल को अकेला छोड़ देगा। जिस तरह कैंट साहब ने, स्वयं जो कैंट ने एक अपने इस्तीफे में ही उन्होंने कहा है और बाद में भी कहा है कि अमेरिका में जो इजरायली लॉबी है, बल्कि उन्होंने तो कहा है कि इजराइल की अमेरिकन लॉबी, ये जो टर्म यूज किया है। तो अमेरिकी प्रशासन में बैठा हुआ इजरायली जो एक समूह है या एक स्ट्रांग जो लॉबी है, क्या आपको लगता है, जैसा आप कह रहे हैं, कि वो इजराइल को छोड़ देंगे और जंग से अपने को विड्रॉ कर लेंगे? दबाव तो है, यूरोपियन लॉबी का भी दबाव है, नेटो में कोई उनको सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। यहां तक कि एशिया में उनका सबसे प्रिय जो दोस्त है जापान, वो भी अभी सुना है कि वाशिंगटन उनके प्रधानमंत्री गए हैं तत्काल बात करने के लिए कि भाई ये जंग रुकनी चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। उधर ऑस्ट्रेलिया, उनका जबरदस्त एलाई, वह भी सपोर्ट करने को नहीं तैयार है कि वो हॉर्मुज में अपना जहाज भेजे या कुछ और करे। तो लेकिन बात यह है अब्बास साहब कि क्या आपको लगता है कि जो असर, अब वो असर क्यों इतना ज्यादा है राष्ट्रपति ट्रंप पर? लोग बताते हैं बहुत सारा कारण, लेकिन हम उसको नहीं कहेंगे क्योंकि हमारे पास इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। मैं एक जर्नलिस्ट हूं और बिना प्रमाणों के मैं नहीं बात कह सकता। लेकिन अगर कोई खास बात है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप इजराइल से चिपके हुए हैं, नेतन्याहू की हर बात मान रहे हैं, तो किस आधार पर आप ये कह रहे हैं कि वो जंग से अलग हो जाएंगे और इजराइल को अकेला छोड़ देंगे?
देखिए अमेरिका क्या है, अमेरिका की हकीकत क्या है, जब हमारे लिए ये क्लियर हो जाएगा कि किसी का डेफिनेशन क्या है ना। अमेरिका कॉलोनियलिस्ट पावर है। अमेरिका का मकसद दुनिया के अंदर बादशाह बनना है कि मैं दुनिया का एम्परर हूं और दुनिया मेरी गुलाम है। इसलिए इन लोगों ने यूनाइटेड नेशन को कहा कि ये कोई इसकी वैल्यू नहीं है। ट्रंप से जब पूछा गया किस कानून के तहत, तो उसने कहा मेरा कानून है, मैं खुद कानून हूं। यूनाइटेड नेशन के सामने उन्होंने पीस का एक बनाया कि बोर्ड ऑफ पीस बनाया, अब वो कह रहे हैं कि बोर्ड ऑफ हुर्मुज बनाएंगे। तो अमेरिका की हकीकत क्या है कि अमेरिका चाहता है कि मैं दुनिया का बादशाह बनूं और दुनिया मेरी गुलाम बने। और दुनिया के जो तमाम, जैसे ट्रंप प्रेसिडेंट बना उसके साथ उसने ऐलान कर दिया ग्रीनलैंड हमारा है, कनाडा हमारा है, मेक्सिको हमारा है, फला। यानी वो जो मानसिकता है, ये मानसिकता क्या है कि दुनिया मेरी गुलाम है। अच्छा, अगर ईरान से उनको मुश्किल है तो वो क्या है कि ईरान इस कॉलोनियल और इंपीरियलिस्ट माइंडसेट के मुकाबले में ईरान रेजिस्टेंस की थियरी को पेश करता है। ईरान कहता है मुकाबला करना है, जो चीज हमारी है वो हम सामने झुकेंगे नहीं, सर कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। ये शिया आइडियोलॉजी का बेस है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला और मुहर्रम हमें ये सिखाता है। तो ईरान उनके सामने खड़ा रहेगा। ईरान ने इनको एक ऐसी पोजीशन पे ले आया है कि ये अमेरिका जब फंस जाएगा और अमेरिका और ट्रंप इस पोजीशन पे आ जाएंगे कि इनके पास कोई और चारा नहीं होगा, तो इन्हें एक बलि का बकरा चाहिए होगा कि भाई किसी के गले में तो लटका दें और कहें कि भाई हम लोग इस जंग से बाहर जाना चाहते हैं। क्योंकि खुद तो नहीं कहेगा मैं हार गया हूं, अमेरिका तो नहीं कहेगा मैं हार गया हूं, ट्रंप तो कभी भी नहीं कहेगा कि मैं हार गया हूं। ट्रंप को कोई ना कोई बलि का बकरा चाहिए होगा। तो इस जंग की इस पोजीशन के अंदर जो फिलहाल उनकी पोजीशन है, उनको सिवाय एग्जिट स्ट्रेटेजी के कोई और तरीका इनके पास नहीं है। देखिए, हुर्मुज ये खुला नहीं सकते। हुर्मुज अगर एक महीने तक बंद रहा तो डॉलर जो ऑयल है वो दुनिया में $200 पर बैरल चले जाएगा। अगर इनके पास क्या ऑप्शन बचते हैं, एक ऑप्शन ये बचता है कि भाई ईरान के अंदर और बम मारे। तो ईरान के अंदर जितने बम गिर रहे हैं उससे ज्यादा टेल अवीव में मिसाइल्स गिर रहे हैं, उससे ज्यादा जो है इनके जो मिलिट्री बेसेस है उधर गिर रहे हैं। तो यहां पर आवाम मर रही है, वहां उनके सोल्जर्स मर रहे हैं, वहां उनके रेडार्स 8 थाट थे, उसमें से 5 ईरान ने गिरा दिए। अब ईरान के पास जो है इनके फाइटर जेट्स गिर रहे हैं। तो ईरान के पास जो मारने की शक्ति है वो भी है, इनके पास भी मारने की शक्ति है। अमेरिका के पास ऑप्शंस क्या क्या बच जाएंगे। एक ऑप्शन अमेरिका के पास बचेगा कि भाई ईरान के सामने तस्लीम हो जाए, जो अमेरिका करेगा नहीं। दूसरा ऑप्शन अमेरिका के पास क्या बचता है, यानी अमेरिका के पास इस जंग में ऑप्शंस, उन्होंने कहा भाई नेटो हमारे साथ आओ। नेटो को पता है कि अगर आएंगे तो हम कुछ कर नहीं सकते। देखिए मैं आपके सामने देखिए ऑप्शन बताता हूं। एक ये है कि भाई दुनिया का 20% ऑयल यहां से। दूसरा ये है कि कल मैं रिसर्च कर रहा था कि दुनिया के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स गूगल ने, मेटा ने इन्वेस्ट किया है कहां पर, जो अंडर सी केबल्स पास होते हैं, जहां से पूरी दुनिया का इंटरनेट पास होता है, वो भी यहीं से होता है। तो ईरान कुछ ना करे, आप ईरान सिर्फ इस जगह को अनसेफ कर दे, बस इतना काफी है ईरान के लिए। जितनी ट्रंप से पूछा गया कि भाई आपने तो कहा था शिप को आप एस्कॉर्ट करके लेके जाएंगे, तो क्यों नहीं आप शिप को एस्कॉर्ट कर रहे। तो ट्रंप कहता है कि मैं एस्कॉर्ट करने तैयार हूं, कंपनी जाने तैयार नहीं है, क्योंकि ये शिप में बिलियंस ऑफ डॉलर के सामान होते हैं। तो अगर वो अनसेफ फील करेंगे तो कोई कंपनी इंश्योरेंस नहीं रिलीज करेगी, दुनिया की आर्थिक व्यवस्था ठप हो जाएगी, ये सब जानते हैं। तो इनके पास ऑप्शंस क्या बचेंगे। रिजीम चेंज तो ये कर नहीं सके, ईरान की आवाम को लाना चाहते थे, ईरान की आवाम को ईरान के खिलाफ ला नहीं सके। ईरान की आवाम मुहकम बिल्कुल रोज रात को खड़ी है, ईरान की आवाम गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल इस तरीके से खड़ी है। तो इनके पास ऑप्शंस क्या बचते। अब ये आपका अगला सवाल जो है कि इनका एपैक है, जो वहां पर इजरायली लॉबी है, वो क्या करेगी। तो फाइनली ट्रंप को या एडमिनिस्ट्रेशन को चूज करना पड़ेगा। जो अमेरिका में इस वक्त गुफ्तगू हो रही है, अमेरिका फर्स्ट वर्सेस इजराइल फर्स्ट, और ये डोमेस्टिक अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर अमेरिका फर्स्ट जिसकी बुनियाद पे ट्रंप आया था, क्या अमेरिकन पब्लिक इजराइल फर्स्ट को एक्सेप्ट करेगी और कब तक करेगी, और कब तक ये लोग अमेरिकन पब्लिक के अंदर, अमेरिकन खुद राइट विंग पब्लिक के अंदर
अगर ये बात उनके लिए क्लियर होती जाएगी, जैसे टकर कार्लसन है या दीगर बड़े बड़े वहां के जर्नलिस्ट लोग हैं, ये कह रहे हैं कि भाई ये हमारी जंग नहीं है, ये इजराइल की जंग है। देखिए आज एक बहुत महत्वपूर्ण ट्वीट आई, जो ओमान के फॉरेन मिनिस्टर है, आप उनका ट्वीट अगर आज देखेंगे तो उनके ट्वीट में उन्होंने बहुत अच्छी चीज कही। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ईरान का जो हमला है वो इनएविटेबल था, यानी क्योंकि आपने उनके लीडर को मार दिया है तो इनएविटेबल था कि वो हमला करेंगे, रिटेलिएट करेंगे, चाहे रिग्रेटेबल है, चाहे हमारे लिए अफसोस का मकाम है कि भाई वो हमला कर रहे हैं, लेकिन उनके पास चॉइस नहीं है। और उन्होंने कहा कि अमेरिका के जीत के और जो अमेरिका के मकसद है उनके चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है कि अमेरिका कोई चीज में कामयाब हो सकेगा। तो आप पूरी पोजीशन देखें इस वक्त, वो क्लियर है कि ट्रंप आज नहीं, एक महीने, एक हफ्ता, एक महीना, 1.5 महीना, 2 महीने के बाद वो एग्जिट की तरफ जाएगा। और ये जो कैंट है, इनका जो एग्जिट है, आप इसको कुछ एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि ये ट्रंप की तरफ से भी हो सकता है, ताकि ट्रंप जंग के अंदर एग्जिट प्लान बनाने के अंदर ये एक नरेटिव को बिल्ड करे कि कल जब वो निकलेगा जंग से तो इस नरेटिव को ऑलरेडी बिल्ड कर लिया गया होगा। ओके, अभी ठीक है, ओमान के फॉरेन मिनिस्टर को आप कोट कर रहे हैं, लेकिन एक पहलू जो दिखाई दे रहा है गल्फ कंट्रीज में कि उनकी सिंपैथी जरूर आपके साथ है कि भाई ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ईरान खत्म हो गया तो इजराइल जो है वो किसी को छोड़ेगा नहीं। इजराइल की योजना उन पर हमला क्यों कर रहा है? उनका कहना है कि आप सैन्य अड्डों, माने वो सीधे तो नहीं कह पाएंगे कि सैन्य अड्डों तक सीमित रहिए आप, हमारे जो अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं हमारे घर में, हमारे देश में, जिनको हमने पनाह दी है, लेकिन उनका ये बार बार कहना होता है कि आप उनके रिहायशी इलाकों में हमला कर रहे हैं, उनके होटलों पर हमला कर रहे हैं, उनके हवाई अड्डों पर हमला कर रहे हैं। अब आज ही मैंने सऊदी का बयान देखा, सऊदी बहुत नाराज है और उसका कहना है कि अब धैर्य की सीमा टूट रही है। तो इस पर आपकी क्या कमेंट है और इसको कैसे आप जायज ठहराएंगे कि कोई ऐसा खाड़ी का देश जो आप ही की तरह इस्लामिक का देश है, वहां से अगर ये आवाज उठ रही है तो कहीं ये आपकी कमी तो नहीं है कि आप कोई समर्थन नहीं जुटा पा रहे हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो ये है कि इन्हीं देशों की जमीन को इस्तेमाल करके ईरान पे हमला हुआ, उनके सुप्रीम लीडर को मार दिया गया, ठीक है। तो ये कंप्लीटली इलीगल और क्रिमिनल एक्शन था। अब कई ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि ये अरब देश जो हैं, इनकी जमीन और इनके हवा इस्तेमाल की गई, तो एक इनको ये इसमें शामिल थे हमले में। एक ऑप्शन ये हो सकता है कि ये शामिल थे, तो अगर शामिल थे तो इन्हें कोई नाराजगी इजहार करने का कोई इनका ऑप्शन इनका बनता नहीं है, क्योंकि आपने हमला किया था तो हमले के पलटवार के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। दो, ये कहेंगे नहीं भाई हम शामिल नहीं थे, हमसे पूछा भी नहीं गया, हम मजबूर थे, हमारी जमीन और हमारा आसमान इन लोगों ने इस्तेमाल किया, मतलब ये गुलाम थे। यानी दो ही ऑप्शन है ना, या तो आप शामिल थे या आप मजबूर थे। अगर आप गुलाम थे तो ईरान तो आपकी मदद कर रहा है कि अमरीकियों से आपको आजाद करवा रहा है। तीसरी चीज कि भाई अगर आप मुसलमान देश हैं और आपके ही पड़ोसी मुल्क के लीडर को, सुप्रीम लीडर को मार दिया गया, और अमेरिका और इजराइल अमेरिका जो हजारों किलोमीटर दूर है वो आके आपके पड़ोसी मुल्क पे हमला कर रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी थी कि आप अपनी फौजों को भेजते इनके खिलाफ, आप अपनी जमीन को इस्तेमाल करने ना देते, ये एक मरहला है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी थी मुसलमान होने के लिहाज से कि आप लड़ते इजराइल से कि क्यों हमला कर रहा है। ये तवक्को रखना है कि ईरान हमला नहीं करेगा, ये तो बेवकूफी की तवक्को है कि आप अपनी जमीन दो, अपना आसमान दो, अपने एयर बेसेस दो और आप कहो कि हमला करो, और वो ईरान पलट के हमला नहीं करेगा। ईरान स्केलेबल हमला कर रहा है। पहले इन्होंने फाइटर जेट्स पे हमला किया, इनके एयरबेसेस पे हमला किया, मिलिट्री बेसेस पे हमला किया। जब उन लोगों ने इनके स्कूल्स पर हमला किया तो ईरान ने तो स्कूल्स पे हमला नहीं किया। देखें, आप गौर करिए, ईरान की नैतिकता को देखें कि ईरान के किश्म नाम का एक ईरान का आइलैंड है, वहां पर इन लोगों ने वाटर प्यूरिफिकेशन सेंटर जो होता है, सैलिनेशन सेंटर पे, उस पर इजराइल ने मारा, उसको तबाह कर दिया। ईरान में 2% वाटर, सिर्फ वाटर सैलिनेशन है, सिर्फ 2%। कतर में, सऊदी में, दुबई में
60% से 80% वाटर ये इस्तेमाल होता है। और ईरान की मिसाइल के लिए 3 मिनट का काम है कि इनको सबको साथ में एक साथ तबाह कर दे। पूरे पूरे मिडिल ईस्ट में क्या हालत होगी अगर पूरा वाटर सैलिनेशन ईरान तबाह कर देगा। लेकिन इस्लाम इजाजत नहीं देता, अखलाक और मानवता इजाजत नहीं देती कि आप ये काम करें। तो ईरान जो कर सकता है, ईरान हजारों चीज ऐसी जो कर सकता है वो नहीं कर रहा है। अब ये अरब देश जो हैं, मैं आपसे, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने चैनल पर एक सवाल डाल दें कि ये जो अरब देश हैं, ये मालिक जो अरब देश के हाकिम हैं, मुसलमान जनता इस वक्त अरब बादशाहों के साथ है या ईरान के साथ है? मुसलमान जनता इन बादशाहों के साथ नहीं है, ये अरब बादशाह हैं। अब देखें, एक तीसरी चीज मैं आपके सामने, बिल्कुल 2 छोटे-छोटे सवाल और 2 छोटे जवाब। एक बात ये मैं समझना चाहता हूं, आप आराम से पूछिए, मेरे पास वक्त है। जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि पहले उन्होंने आयतुल्लाह अली खामेनेई साहब का खत्म किया गया, फिर इसके बाद और भी लोगों को किया। बड़े जो टॉप लीडरशिप आपकी है उसके अली लारजानी साहब जैसे एक विद्वान को, जो बहुत ही पूरी दुनिया में जिनकी इतनी प्रसिद्धि है, उनके ऊपर हमला हुआ, उनके परिवार सहित कई लोग मारे गए। और इसके बाद इस्माइल खातिब के बारे में खबर है कि उनको भी खत्म किया गया है, ऐसा कहा जा रहा है, या हो सकता है इसकी पुष्टि आ गई हो। अब हमारा आपसे बिल्कुल संक्षिप्त सवाल ये है कि भाई क्या ये जो टारगेटेड किलिंग्स हैं, यानी जो एक निशानदेही करके जो मारा जा रहा है, ईरान में अगर बड़े नेताओं को मारने का ये सिलसिला जारी रहा, इजराइल और अमेरिकी जो संयुक्त अभियान है उसका, तो इससे क्या आपको लगता है कि एक लीडरशिप क्राइसिस ईरान में खड़ी नहीं हो सकती? बिल्कुल संक्षिप्त जवाब। जी, देखें, ईरान जो है, जितने लोग शहीद होंगे उतना ईरान मजबूत होगा। आपको ईरान की ऐनक से समझना होगा। ईरान में शिया मुसलमान रहते हैं। शिया मुसलमानों के लिए शहादत और बलिदान ये बहुत बड़ी चीज है। जब अवाम के अंदर ये फीलिंग आती है कि हमारा लीडर बंकर में नहीं जा रहा है, वो भी अवाम की तरह मैदान में है, और अगर अवाम शहीद हो रही है तो वो भी शहीद होने के लिए तैयार है, तो ये अवाम को अपने मुल्क के प्रति, अपनी हुकूमत के प्रति उसके अंदर जज्बा बढ़ा देता है, बूस्ट कर देता है। नहीं, दुनिया में सॉरी सर, आप जो जवाब दे रहे हैं वो एक धार्मिक भावना से प्रेरित होकर, और आपकी इज्जत मैं करता हूं उस भावना की, लेकिन ये एक इमोशनल पहलू है जो आप कह रहे हैं। मैं आपसे लॉजिकल एक जवाब चाहता हूं। आप एक प्रोफेसर भी हैं, इस्लामिक स्कॉलर के अलावा आप एक प्रोफेसर हैं जो मीडिया पढ़ाते हैं। मैं ये समझना चाहता हूं कि जो बड़े लीडर हैं वो बड़े इंटेलेक्चुअल्स भी होंगे, वो अवाम के हिस्से हैं जरूर, लेकिन वो अवाम में जो आम लोग हैं उनकी तरह नहीं है, वो विशिष्ट हैं, वो काफी बड़े रणनीतिकार हैं। वो अमेरिका से, इजराइल से, रूस से, चीन से, जापान से सबसे बात भी किए हैं, सबसे उलझे भी हैं, सबसे सुलझाए भी हैं मसलों को अतीत में। तो ऐसे एक्सपर्ट्स अगर आपके खत्म हो जाएंगे तो ऑल ऑफ सडन कहां से आ जाएगी लीडरशिप? ये मेरा सवाल है। मैं उसी का जवाब दे रहा हूं, थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए, क्योंकि हम ईरान को ईरान के दृष्टिकोण से जब समझेंगे तब हमें ईरान समझ में आएगा। हम किसी और दृष्टिकोण से अगर ईरान को समझेंगे तो हमारे लिए डिफिकल्ट होगा ईरान को अंडरस्टैंड करना। अमेरिकन भी ईरान को नहीं समझ पाते, ये उनका एक प्रॉब्लम है। मैं जो बात कर रहा हूं वो इमोशंस हो सकते हैं आपके लिए, लेकिन ईरान की आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क ये है, यानी ईरान का जो आइडियोलॉजी है जिसकी बुनियाद पे ईरान टिका हुआ है। ईरान के अंदर, देखिए मैं आपको संक्षेप में कहूं, ईरान के अंदर एक ईरान की आवाम है, पब्लिक है। ईरान की एक सिस्टम है जिसे इस्लामिक गवर्नमेंट कहते हैं, है ना। 2 चीज है। और ईरान के अंदर तीसरी चीज उनकी आइडियोलॉजी, उनकी मानसिकता। ये तीनों चीज मिलके ईरान है। यानी जब तक ये तीनों चीज हमारे लिए क्लियर नहीं होगी, हम वेस्टर्न नजरिए से ईरान को नहीं समझ सकते। मैं ये आपके लिए मिसाल देता हूं मैं आपको। आपके सवाल में ये है कि ईरान के अंदर जो बड़े लीडर्स हैं, जो इतने इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो हमें समझ में आ रहा है कि उनको सेफ रहना चाहिए, उनको खुद क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि उनको सेफ रहना चाहिए? वो क्यों अवाम में आ रहे हैं?
यानी वो क्यों उनकी शहादत उनके ऑफिस में हुई है, वो क्यों बंकर में नहीं गए? जब वो इतने विद्वान हैं तो उनको बंकर में चले जाना चाहिए था, छुप जाना चाहिए था। क्यों वो यौम कुद्स की रैली में हजारों लाखों लोगों के दरमियान आके अपनी सिक्योरिटी को चैलेंज कर रहे हैं? क्योंकि आप उनके दृष्टिकोण से देखेंगे तो उनके दृष्टिकोण से यह है कि हम एक जंग के अंदर हैं, इस जंग के अंदर हमारे लोग शहीद हो रहे हैं और हमारी ताकत हमारी आवाम है, हमारी पब्लिक है, और उनके अंदर जज्बा और उनके अंदर फीलिंग और उनके अंदर मुकाबले का, ये हमारी ताकत है। लेकिन जनाब ये बताइए अब्बास साहब, एक सेकंड, बिल्कुल छोटा जवाब, अब हम कार्यक्रम को समेट रहे हैं क्योंकि काफी वक्त हो गया। हम ये समझना चाहते हैं जो आप कह रहे हैं कि इसी कॉन्टेक्स्ट में कि भाई मुस्तफा खामनेई साहब जो सुप्रीम लीडर अभी हैं ईरान के, सुप्रीम लीडर, वो तो आवाम में नहीं दिखाई दे रहे हैं। उनके बारे में ये भी एक अफवाह है, हम नहीं जानते कि कितनी सच है कितनी गलत है, कि वो घायल होकर के और वो रूस में उनका इलाज चल रहा है। हम नहीं जानते इसको कि ये गलत है कि सही है, एक र्यूमर ही केवल है या इसमें सच्चाई है। आप तेहरान में स्कॉलर हैं, आप इंडिया से हैं, आपको क्या जानकारी है? देखिए, आगा मुश्तबा खामेनेई इस वक्त ईरान में हैं और सेफ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह। और ये तो रशिया तो आयतुल्लाह खामेनेई को भी इन लोगों ने पहुंचा दिया था कि आयतुल्लाह खामेनेई भाग गए, रशिया पहुंच गए। तो ये फेक न्यूज इंडस्ट्री है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि हमारे पत्रकारिता जो हिंदुस्तान में वो किस स्तर पर गिर चुकी है। मैं आपके लिए सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ईरान में एक अली लारीजानी नहीं है, ईरान में लाखों अली लारीजानी है। एक अली लारीजानी को 6 महीना पहले आप नहीं जानते थे, तकरीबन कोई नहीं जानता था, लेकिन अब उनको रिप्लेस कौन कर रहा है? सईद जलीली। सईद जलीली उनसे पहले न्यूक्लियर नेगोशिएटर रह चुके हैं, ईरान में प्रेसिडेंशियल रेस के लिए खड़े हो चुके हैं। ईरान में जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट को अमेरिका ने मार दिया। तो क्या ईरान में न्यूक्लियर साइंस खत्म हो गया? नहीं। ईरान में जब अहमदी रोशन जो 32 इयर्स के न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे जिनको मार दिया था, उसके बाद 700 जो है लोगों ने उसके अंदर एनरोल किया था। तो ईरान की मानसिकता यह है कि जब आप एक को मारोगे, वो पूरी कौम के अंदर एक फीलिंग आती है कि भाई हम मुत्तहिद होंगे, यूनाइट होंगे और ये जुल्म के खिलाफ हम खड़े रहेंगे। तो यहाँ के नेता, यहाँ के अली लारीजानी ये चूज करते हैं, अगर उन्हें लगता है ये जरूरी है कि हमारी कौम को यह पैगाम देना है कि हमारी जिंदगी से ज्यादा हमारी शहादत हमारी कौम के लिए फायदेमंद है, तो वो चूज करते हैं कि हमें शहीद हो जाना है और हमारी शहादत कौम के अंदर यूनिटी का जज्बा पैदा करेगी, और यही यूनिटी दुश्मन के मुकाबले में हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ये समझना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया ज़मीर अब्बास जाफरी साहब, आपसे हम आगे भी बातचीत करते रहेंगे। दोस्तों, आपको हमारी आज की चर्चा कैसी लगी जरूर बताइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक यू।